144 नंबर। अब देखिए व्हाट इज द नेम ऑफ गेज, ये नेम कल की भी पिछली क्लास में भी आया था, इस गेज का नाम बताना था आपको। तो ये कौन सा गेज है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को बारी बारी देख लेते हैं। यह है बेवेल गेज, तो ये मैंने बताया था आपको कल ही, ये कौन सा गेज है, बेवेल गेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 145 नंबर दिया हुआ है, विच फाइल इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डाइज एंड मोल्ड्स, किस फाइल का उपयोग डाई एंड मोल्ड के लिए, निर्माण के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो फाइल का उपयोग जो है डाई और मोल्ड के लिए रोटरी फाइल का इस्तेमाल करेंगे या टिंकर फाइल का इस्तेमाल करेंगे या अन्य ऑप्शन। तो देखिए जो फाइल का उपयोग जो हम करते हैं वो डाई और मोल्ड में, वो होता है रोटरी फाइल। याद रखिएगा, किसमें, डाई और मोल्ड के निर्माण में जो फाइल उपयोग करते हैं वो रोटरी फाइल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 146 पे दिया हुआ है, फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप को हटाने की विधि क्या कहलाती है। ब्रश कहलाता है, वायर ब्रश कहलाता है, कॉपर स्ट्रिप कहलाता है या चाक पाउडर कहलाता है। तो देखिए दांतों के बीच अगर फंसी धातु को, चिप्स को हटाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो है कॉपर स्ट्रिप, उसको कहते हैं। वो विधि क्या कहलाती है, हटाने की विधि। धातु के अंदर देखिए फाइलों के दांतों के बीच फंसी धातु की चिप्स को हटाने की विधि को हम लोग कॉपर स्ट्रिप कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिएगा 147 147 नंबर दिया है, छोटे कार्य जिसमें फाइलिंग या ड्रिलिंग की आवश्यकता होती है उनको पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग करते हैं। छोटे छोटे कार्य हैं उनकी फाइलिंग और ड्रिलिंग को पकड़ने के लिए किस वाइस का उपयोग करेंगे, पिन वाइस का, पाइप वाइस का, हैंड वाइस का, टूल मेकर्स वाइस का। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है क्या है, टूल मेकर्स वाइस आता है, जो कि छोटे छोटे कार्य के लिए, फाइलिंग एंड ड्रिलिंग के लिए हम लोग जो वाइस इस्तेमाल करते हैं वो है टूल मेकर्स वाइस। चलिए अगला 148 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है, किस हेक्सा ब्लेड का उपयोग घुमावदार रेखाओं के साथ काटने के लिए किया जाता है। HS यानी कि हाई स्पीड स्टील ब्लेड या ऑल हार्ड ब्लेड या फ्लेक्सिबल ब्लेड या डायमंड ब्लेड। तो देखिए हेक्सा ब्लेड जो घुमावदार रेखा को काटने के लिए, तो वो फ्लेक्सिबल ब्लेड के माध्यम से ही घुमावदार रेखा को काट सकते हैं, हेक्सा ब्लेड के माध्यम से। तो वो कौन सा ब्लेड उसमें इस्तेमाल करते हैं, फ्लेक्सिबल ब्लेड इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दिया हुआ है 149 दिया है कि किस श्रेणी का उपयोग की वे काटने के लिए किया जाता है, फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, पंचिंग चीजल या डायमंड पॉइंट चीजल। तो देखिए इसको याद रखेंगे, अगर यहाँ पे छेनी का उपयोग की वे काटने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो हम लोग क्रॉस कट चीजल का उपयोग करेंगे, करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 50 नंबर का, दिया नेम द पार्ट मार्क एक्स इन हैमर, यानी कि हैमर में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो चलिए हैमर देखते हैं और ऑप्शन देखते हैं। देखिए ये मैंने आपको बता दिया था, ये ऊपर वाला पार्ट क्या कहलाता है, पिन कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है पिन, ठीक है, ए ऑप्शन में ही दिया हुआ है पिन, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, ये हैंडल होता है, हैंडल। और ये वाला पार्ट नीचे जो बिल्कुल ऐसे नीचे से देखेंगे यहाँ पे, तो इसे बोलते हैं फेस। क्या बोलते हैं, फेस। और ये जिसमें होल, जिसमें हैंडल को लगाया जाता है, इसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई, ठीक है। और इसको बोलते हैं चिक। क्या बोलते हैं, चिक। और इस वाले पार्ट को नेक बोलते हैं, ये जो थोड़ा सा मुड़ा हुआ है ना पार्ट, इसको नेक बोलते हैं, गर्दन। तो ये याद रखिए, ये नोमेनक्लेचर है। अगला आगे चलते हैं, 151 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। दिया है छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है, यानी क्राउनिंग क्यों दिया जाता है छेनी की धार पर। तो क्राउनिंग इसलिए दिया जाता है कि कोनों को खुदाई को रोक सके, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 152 नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ को कैसे रोकें। ठीक है, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें, यानी कैसे रोका जाए। लिप कोड घटाकर, रेक कोड बढ़ाकर, क्लियरेंस कोड को बढ़ाकर, ठीक है, या यहाँ पे टूल वेज कोड को बढ़ाकर। तो देखिए सरफेस से रगड़ से बचाव के लिए क्लियरेंस कोड को अगर बढ़ा दिया जाएगा तो सरफेस जो टूल है वो वर्क सरफेस से रगड़ नहीं खाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 153
ठीक है। 153 नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, धातु की इस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक इम्पैक्ट को सहन कर सकता है। शॉक इम्पैक्ट को सहन करने का मतलब है कि उसमें शॉक यानी कि जो झटका आता है और इम्पैक्ट आता है उसको सह सके, तो उस गुण को टफनेस कहते हैं ना, क्या कहते हैं, टफनेस। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है टेंसिटी, और ऑप्शन देख लेते हैं, और ऑप्शन देखिए यहाँ पे हार्डनेस, ब्रिटलनेस, टफनेस। तो टफनेस होता है जो कि क्या करता है, शॉक को एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 154 नंबर, ठीक है 154। थोड़ा मैं जूम इस क्वेश्चन को कर दे रहा हूँ जिससे कि आप बेहतर समझ पाए, ठीक है। लिखिए, दिया है 154 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस है जो बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। तो कौन सा पार्ट है जो मेजरिंग फेस बाहरी माइक्रोमीटर में फिट होता है, एनविल, बैरल, स्पिंडल, रैचेट स्टॉप। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एनविल जो होता है ये बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इस माइक्रोमीटर का नाम बताइए। यहाँ पे जो माइक्रोमीटर दिखाया गया है ये वाला, इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है। इस माइक्रोमीटर को हम लोग बोलते हैं डेप्थ माइक्रोमीटर। क्या बोलते हैं, डेप्थ माइक्रोमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए डेप्थ माइक्रोमीटर फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही दिया हुआ है, तो इस प्रकार ये डेप्थ माइक्रोमीटर सही हो जाएगा। इनसाइड माइक्रोमीटर क्या करता है, ये अंदर की माप को नापता है। वर्नियर माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, ठीक है, ये भी माइक्रोमीटर के सभी प्रकार हैं। 156 नंबर का क्वेश्चन देखिए, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। तो आर्बर द्वारा, सॉकेट द्वारा, स्लीव द्वारा या विशेष क्लैंप द्वारा। तो मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है, तो ये आर्बर के द्वारा पकड़ा जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर करा जाता है। ठीक है, कॉलम के पास और दूर करा जाता है। कौन सी ड्रिलिंग मशीन है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पिलर ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, रेडियल ड्रिलिंग मशीन या सेंसिटिव बेंच ड्रिलिंग मशीन। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। BA थ्रेड में, BSF थ्रेड में, BSW थ्रेड में या एक में थ्रेड में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, BSW थ्रेड में क्या किया जाता है, स्क्रू और क्रेस्ट की जो रूट है, रूट और क्रेस्ट की जो थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है। ठीक है, रूट और क्रेस्ट किसे बोलते हैं, देखिए अगर मैं यहाँ पे थ्रेड बना दूं, कुछ इस प्रकार थ्रेड होता है, तो इस पार्ट को बोलेंगे क्रेस्ट और इधर अंदर जो पार्ट है उसको बोलेंगे, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे टैप रिंच का नाम बताना है। ये वाला टैप रिंच दिखाया गया है, तो ये टैप रिंच किस प्रकार का है, सोलिड टाइप टैप रिंच है। देखिए यहाँ पे करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। बाकी बॉक्स टाइप टैप रिंच होता है, टी हैंड टाइप रिंच होता है और एडजस्टेबल टैप रिंच। ये क्या है, टैप रिंच के सभी प्रकार हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया है टैप ड्रिल साइज की गणना करने की सूत्र क्या होता है। तो देखिए टैप ड्रिल साइज को जो अगर गणना करने के लिए जो सूत्र होता है ना, तो वो होता है मेजर डाया। ठीक है, यहाँ पे 100 पढ़ लेते हैं एक एक ऑप्शन को। दिया हुआ है टैप ड्रिल साइज इक्वल टू मेजर डाया माइनस 2 इंटू डेप्थ होता है। करेक्ट आंसर यही होता है, क्योंकि टैप ड्रिल की साइज मेजर डाया में से 2 गहराई को घटा देते हैं तो हमारा टैप ड्रिल की साइज निकल कर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, दिया हुआ है 161 नंबर, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिलिंग बिट के अत्यधिक आगे बढ़ते हैं, ड्रिलिंग बिट के अत्यधिक घिसना और आवाज करने का कारण बनता है। ठीक है, ड्रिलिंग बिट के घिसना और आवाज करने का कारण क्या बनता है, बहुत तेज फीड दर होगा, बहुत धीमी गति से फीड दर होगा, या अधिक काटने की गति होगी, या बहुत धीमी स्पिंडल की गति होगी। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो है बी, यानी कि बहुत धीमी गति से यदि फीड दर होगा, फीड रेट होगा, तो ड्रिल में क्या होगा, घिसना और आवाज करने का कारण बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग दिया गया है। तो इसमें आपको बस याद रखना है, क्योंकि नीमी भारत स्केल से अगर आप ITI फर्स्ट ईयर की एग्जाम देने जा रहे हैं तो रीडिंग यहाँ पे एग्जैक्ट रीडिंग नहीं दिया हुआ है, लेकिन आपको याद रखना है यहाँ पे जो रीडिंग दिखाया गया है ये रीडिंग 1.459 याद रखना है। बाकी ये क्वेश्चन रीडिंग गलत है। अगर आप रीडिंग अच्छा से जानना चाहते हैं माइक्रोमीटर, वर्नियर कैलिपर्स की, तो आप लोग एक मैंने क्लासें बनाई हुई हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिटर थ्योरी फुल कोर्स के नाम से थ्योरी क्लासें चलाई गई है,
उसमें आप लोग जाकर देखिएगा, रीडिंग आपको समझ में आ जाएगा, जो कि कंपनी वगैरह में भी इंपॉर्टेंट होता है। अगला देखिएगा, देखिए मैं यहाँ पे 460 की सीरीज करा रहा हूँ ना, तो बस मैं आप लोगों को सोच रहा हूँ कि आप एग्जाम से पहले एक बार रट लीजिए, आप 100% परसेंटेज अच्छा लेकर आएंगे। तो एग्जाम से पहले ये कोशिश कर लीजिएगा और मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपको पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है और उसका कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्योंकि कभी कभी दिमाग में ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, हमें पता होता है लेकिन हम दूसरा आंसर मार देते हैं, तो उससे पता चल जाता है कि हमारा ये क्वेश्चन गलत हुआ था, यानी कि ये इसका सही आंसर ये होगा। तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा। एप्लीकेशन से दिया है, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है। तो कॉम्बिनेशन सेट के 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए क्या करते हैं, रूल के द्वारा, सेंटर हेड, स्क्वायर हेड या प्रोटेक्टर हेड, किसके द्वारा इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है सी, यानी कि स्क्वायर हेड जो है, इसके द्वारा हम लोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए कॉम्बिनेशन सेट में करते हैं। अगला आइए 164 नंबर दिया है, एंगल प्लेट में रिब्स क्यों प्रदान किया जाता है। समतलता प्रदान करने के लिए, विकृति को रोकने के लिए, चौकोरपन प्रदान करने के लिए या मशीन सतह को सपोर्ट करने के लिए। तो बताइए यहाँ जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो है विकृति को रोकने के लिए, प्रिवेंट डिस्टोर्शन, यानी कि जो विकृति है उसको रोकने के लिए एंगल प्लेट में रिब प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिया है 165 नंबर। यहाँ पे देखिए, इस वी ब्लॉक के प्रकार को चिन्हित कीजिए। सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे वी कितना बनाया गया है। तो वी अगर एक बनाया गया होगा तो वो सिंगल लेवल कहलाएगा। अगर यहाँ पे वी दो बनाया गया है, देखिए इधर भी और इधर भी, तो ये क्या कहलाएगा, ये डबल लेवल है, डबल लेवल। और ग्रू देखिए, ग्रू दोनों साइड में गिना जाता है, दोनों साइड में एक हो है। अगर दोनों साइड में, एक साइड में दो, इधर भी दो रहता है तो वो दो होता है। तो अभी यहाँ पे सिंगल ग्रू है, यानी कि डबल लेवल सिंगल ग्रू यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक और चीज़ समझाऊंगा जो कि एग्जाम में पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है, यहाँ थोड़ा एक बार समझ लीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है डबल लेवल सिंगल ग्रू। अब देखिए, अगर मैं यहीं पे बोलूँ डबल लेवल, अगर डबल ग्रू, जैसे डबल लेवल डबल ग्रू होता है तो कैसे होता है, देखिए तो यहाँ कुछ इस प्रकार होता है, ये भी आकार का बनता है, फिर इधर आता, फिर ये भी आकार का बनता, फिर इधर जाता, फिर यहाँ पे देखिए ये तो डबल लेवल बन चुका है। अब डबल ग्रू बनाएंगे। डबल ग्रू के लिए ये जो ग्रू कटेगा ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। देखिए फिर इधर जाएगा, फिर इधर, फिर इधर। देखिए ये जो मैं फिगर बना रहा हूँ ना, आप लोग थोड़ा एक बार समझ लेंगे ना तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप बिल्कुल सही करके आएंगे। फिर यहाँ से एक ग्रू बन गया और यहाँ पे दूसरा ग्रू बन गया। ठीक है, अब देखिए इसमें वी कितना बना हुआ है, 1 2, दोनों तरफ 2 बना हुआ है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखिए ये जो होगा ना यहाँ पे, आप 1 मिनट, ये कितने हुआ है, ये हो जाएगा 1 2 3 4, यानी कि 4 लेवल। और कितने ग्रू हैं, 2 ग्रू हैं। ठीक है, तो ये 4 लेवल 2 ग्रू हो जाएगा। ऐसे ही अगर सोच लीजिए, ऐसे अगर बनता तो एक और फिगर, क्योंकि इससे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। सिर्फ फिगर बना के दे देगा और बिल्कुल आसानी क्वेश्चन रहेगा और आप छोड़ के आ जाएंगे तो मान लीजिए कि नंबर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप, ये बिल्कुल आसान है, एक बार समझ लेंगे ना तो आप कर ले जाएंगे। देखिए अब इसमें कितने वी बना हुआ है, 1 वी और दूसरा भी बना हुआ है, तो ये डबल लेवल हो जाएगा। और कितने ग्रू है, 1 और 2, दोनों साइड में देखिए 1 और 2, यानी कि डबल लेवल डबल ग्रू, इस प्रकार का फिगर बनेगा। यानी कि जितने वी होगा उतना लेवल बोलते हैं। एक साइड में आप लोग ग्रू कटा होता है तो एक साइड में ग्रू गिन लीजिए कितना ग्रू है, तो ये इस प्रकार आपका सही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। 166 नंबर यहीं पे दिया हुआ है, देख लेते हैं इसको। देखिए दिया है 166 नंबर का क्वेश्चन, स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट फोर्ज हो सकता है। तो देखिए स्टील में कार्बन की परसेंटेज कितना हो तो जिसे हम लोग फोर्ज कर पाएंगे। तो याद रखिएगा, स्टील में कार्बन की अगर परसेंटेज 1.7% तक रहता है तो उसको हम लोग फोर्ज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। खाली है क्या, हाँ आ गया। 167 नंबर पे दिया है, कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का उपयोग करते हैं।
कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करेंगे? ड्राई एयर जेट का, घुलनशील आयल यानी कि तेल का, मिनरल आयल यानी कि खनिज तेल का, वनस्पति तेल का। तो कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए जो किस कटिंग फ्लूइड इस्तेमाल करते हैं वो है ड्राई एयर जेट। करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है 168 नंबर। रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताइए। यहाँ पे देखिए एक्स के रूप में ये चिन्हित भाग है, इसको आपको पहचान कर बताना है। ऑप्शन देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है, बेस, स्पिंडल, रेडियल आर्म और स्पिंडल हेड। देखिए ये वाला पार्ट क्या होता है? बेस होता है। ये वाला पार्ट क्या है? स्पिंडल है। और इसके जो पार्ट जो एक्स के रूप में किया गया है ये स्पिंडल हेड है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पिंडल हेड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 169 नंबर। ठीक है, थोड़ा कैलकुलेटिव है और आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल फार्मूला वगैरह भी हम लोग इसमें देखेंगे जिससे कि आपको आसानी होगी पढ़ने में। चलिए थोड़ा मैं इसको कर लेता हूँ इधर साइड में। हाँ चलिए देखिए, फार्मूला बहुत गौर से देखेंगे। फार्मूला यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अगर फार्मूला पे आप लगाएंगे तो आपका सोल्यूशन निकल कर आ जाएगा। तो फार्मूला क्या है? देखिए यहाँ पे अगर मैं आरपीएम की बात कर रही है ना, मैं पढ़ ले रहा हूँ, हाई स्पीड स्टील, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट रुक जाइएगा। देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है, हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास 24 mm है और काटने की गति v 30 मीटर प्रति मिनट के लिए माइल्ड स्टील को ड्रिल करने के लिए धुरी की गति आरपीएम में चयन करें। तो देखिए आरपीएम में चयन करने के लिए n इक्वल टू क्या होता है? n आरपीएम में है। इसका जो फार्मूला होता है कटिंग स्पीड इंटू 1000 बटा में, कटिंग स्पीड इंटू 1000 और पाई इंटू डायमीटर, ये फार्मूला याद रखिएगा। अब यहाँ कटिंग स्पीड जो लिया जाता है ये मीटर प्रति मिनट में यानी कि 30 लिख लीजिएगा, 30 इंटू, अब देखिए फिर उसके बाद 1000 है तो 1000 रहने दीजिएगा, उसके बाद बटा में, पाई का मतलब क्या होता है? 3.14 गुणे डी। यहाँ पे कितना दिया हुआ है? डी को जो व्यास दिया हुआ है ना हाई स्पीड स्टील की व्यास एमएम में दिया हुआ है, तो हम एमएम में ही रखेंगे, कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब जो इसको अगर आप लोग कटाए पिटाएंगे तो आपके पास जो करेक्ट आंसर निकल कर आएगा वो होगा 398 आरपीएम। ठीक है, आरपीएम तो 398 आरपीएम के आसपास आएगा, जो कि आपको सी ऑप्शन में लगभग 400 आरपीएम दिया हुआ है। 398 के पास में कौन सा है? 400 आरपीएम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 170 नंबर का, विच वन इज यूज टू ब्रिंग द प्लेट्स क्लोजली टूगेदर आफ्टर इंसर्टिंग द रिवेट इन होल। ठीक है, यहाँ पे चलिए हिंदी भी पढ़ लेते हैं इसका और 4 ऑप्शन देखते हैं। ये रहा, देखिए छेद में रिवेट को डालने के बाद, प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ड्रिफ्ट का, डॉली का, रिवेट सेट का या कॉल्किंग टूल का। ठीक है, किस टूल का इस्तेमाल करते हैं वो? तो जिस टूल का इस्तेमाल करते हैं वो है रिवेट सेट। करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 171 नंबर। दिया व्हाट इज द यूज ऑफ बेंट स्निप। बेंट स्निप का उपयोग क्या है? ग्रू कट काटने के लिए, जिगजैग काटने के लिए, सीधा स्ट्रेट काटने के लिए या सर्कुलर यानी कि सर्कुलर कट करने के लिए। तो बेंट स्निप का उपयोग कहाँ करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो डी होगा। ठीक है, सर्कुलर कट करने के लिए बेंट स्निप का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर देखिएगा। दिया है लीवर शियर के इस भाग का नाम बताइए। एक्स के रूप में ये चिन्हित है, ये देखिए ये एक्स के रूप में चिन्हित है, इसका क्या नाम है? यहाँ पे बेस प्लेट, लीवर आर्म, लोअर आर्म, अपर ब्लेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा। 72 देखिए ये क्या है? शियर यानी कि कटिंग टूल है, एक तरह से कटिंग मशीन है। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? लोअर ब्लेड बोलेंगे, अपर वाले को अपर ब्लेड बोलेंगे। तो यहाँ नीचे वाले ब्लेड को दिखाया गया है जो कि क्या है? ये लोअर ब्लेड यानी कि लोअर ब्लेड है और ये करेक्ट आंसर इसमें क्या आ जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे 173 नंबर। इस शीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। देखिए यहाँ पे अगर आप सोचेंगे पूरी डिटेल से आपको क्वेश्चन करवाया जाए तो 460 क्वेश्चन करवाने में काफ़ी समय लगेगा और मैं चाह रहा हूँ कि ITI CBT एग्जाम में आपका 100 में 100 नंबर आए। बाकी अगर आप डिटेल पढ़ना चाहते हैं ना तो ITI फिटर थ्योरी फुल कोर्स
मैंने चलाया हुआ है, आप जाकर फुल कोर्स थ्योरी को पढ़िए, आपको सारी चीज़ें समझ में आएगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से। चलिए तो 173 का ऑप्शन देखते हैं। इस शीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताना है। चलिए देखते हैं कौन सा शीट मेटल ऑपरेशन दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एक शीट दी हुई है यहाँ पे, और इसको एक गोलाकार एनविल पे रख के ऊपर से हथौड़े के द्वारा पीटा जा रहा है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, सीट क्या हो जाएगा, फोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा। तो यहाँ ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है सीट मेटल में, ग्रूविंग हो रहा है, नहीं, ग्रूव काटने को ग्रूविंग कहते हैं। नॉचिंग, बेंडिंग भी नहीं हो रहा है, फोल्डिंग किया जा रहा है एक तरह से। ये एक तरह से फोल्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये फिगर में जो ऑपरेशन किया जा रहा है ये फोल्डिंग ऑपरेशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 174 नंबर दिया है, नेम द जिंक कोटेड आयरन। जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। ब्लैक आयरन, टिंड आयरन, स्टेनलेस स्टील या गैल्वेनाइज आयरन। तो देखिए जिंक कोटेड होता है आयरन का नाम, उसे गैल्वेनाइज आयरन कहते हैं, ठीक है। जस्ता चढ़ा हुआ लोहा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा 174 का। नेक्स्ट देखिए 175 नंबर का क्वेश्चन है, दिया है 200 मिलीमीटर की लंबाई, 500 मिलीमीटर की चौड़ाई और 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब की घनत्व वाले स्टील प्लेट के वजन की गणना करना है, यानी कि यहाँ पे वेट निकालना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, इसके आयतन को निकालना होगा, यानी कि आयतन क्या होता है घनाभ का, क्योंकि इसमें लंबाई, चौड़ाई और लंबाई दे दिया है, चौड़ाई दे दिया है और मोटाई दिया है। तो LBH होता है आयतन निकालने के लिए, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यानी कि ऊंचाई की जगह मोटाई रख सकते हैं। एल कितना है, सबसे पहले इन सभी को आपको करना क्या होगा कि सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो आपका घनत्व जो निकल कर आना, आयतन निकल कर आना चाहिए, वो भी सेंटीमीटर क्यूब में आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब आप 10 से भाग देंगे तो ये सेंटीमीटर से निकल के आ जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर में कितना होता है, 10 mm होता है। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है। तो चलिए इसको कटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर लंबाई हो गया। चौड़ाई कितना हो जाएगा, 10 से भाग दे दीजिए तो 50 सेंटीमीटर हो जाएगा। और चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई 4 mm है तो 0.4 mm हो जाएगा। अगर इनको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 5 के 20, दूनी के 4, 1 2 3, लगभग 1 5 के 20, लगभग 4000 होगा, क्योंकि ये देखिए 0 से ये मल्टीप्लाई होगा 5 के 20, तो क्या हो जाएगा, ये 5 के 20 हो जाएगा और 200 यहाँ पे, तो 20 में 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 दूनी 4, लगभग 4000 हो जाएगा। तो 4000 ये क्या आया, आयतन आया सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। तो अब चलिए अब वजन निकालना है। तो पर सेंटीमीटर क्यूब 7.85 ग्राम है। तो 4000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना हो जाएगा, तो 4000 गुणे 7.85 कर देंगे तो आपका जो कैलकुलेशन आएगा ना वो कितना आएगा लगभग। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। चलिए कर लीजिए, देखिए 4000 गुणे 7.85। अब देखिए 2 0 से मैं 2 0 खत्म कर दूंगा, यानी कि 785 बचेगा और उसके बाद क्या बचेगा, ये 00 खत्म हो गया, 40 बटा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग क्या हो जाएगा, 0 इधर लिख दिया, 4 5 20 के 0, हासिल लगा 2, 4 8 32, 4 8 32, 2 34 के 4, हासिल लगा 3 और 4 7 28 3 31। देखिए इतना क्या आ रहा है, ये आ रहा है आपका वजन आ रहा है, ये ग्राम में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का घनत्व तो ग्राम में दिया है। अब इसको आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोग्राम में, क्योंकि ऑप्शन किलोग्राम में दिया हुआ है। तो आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल और 10 बचा, तो 31.4 किलोग्राम आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 176 नंबर। देखिए ये क्लास 7 है ना, तो क्लास 6 का मॉक टेस्ट ओपन कर दिया गया है। यदि आप अभी तक नहीं लगाए हैं तो जाकर मॉक टेस्ट जरूर लगाइएगा, आपकी बेहतरीन शानदार तैयारी के लिए। यदि आप ITI में परसेंटेज अच्छा ला लेते हैं, आपको ये सारे क्वेश्चन याद हो जाते हैं, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आप बिल्कुल आसानी से निकल पाएंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है, आप यहाँ पे क्लास से पहले देखिए, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाने के लिए एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड करिए। मॉक टेस्ट बिल्कुल फ्री रखा गया है, 1 रुपये भी चार्ज नहीं है। फ्री वीकली टेस्ट में जाइएगा, आपको वहाँ पे ITI फिटर ट्रेड थ्योरी फर्स्ट ईयर के नाम से मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमारा 176 नंबर है।
जंग और घर्षण के कौन सी शीट धातु अत्यधिक प्रतिरोधी होता है? कापर, ब्लैक आयरन, या 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन दिया है और 2 ऑप्शन देख लेते हैं। और 2 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, एल्युमिनियम और गैल्वेनाइज। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो एल्युमिनियम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 177 नंबर देखिए हम लोग टोटल 460 सीरीज कर रहे हैं ना, तो 460 सीरीज बस आप पढ़ लीजिए। 460 क्वेश्चन फर्स्ट ईयर में आप 100% अपना मार्कशीट रिजल्ट बना के आएंगे 100%। बस इतना जितना क्वेश्चन कराया जा रहा है बस उतना याद रख लीजिए। अगला 177 नंबर क्वेश्चन देखिए, नियमित षटभुज के फ्लैट से फ्लैट तक का साइज की गणना करने की सूत्र क्या है? तो फ्लैट से फ्लैट की षटभुज आकार का जो है फ्लैट से फ्लैट तक की साइज की गणना करने के लिए √3 एक आपको याद रख लेना है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस याद रख लीजिए। बाकी अगर आप ट्रेड थ्योरी से रिलेटेड पूरी वीडियो देखना चाहते हैं कम्पिटिटिव एग्जाम की, तो मैंने ऑलरेडी एक ट्रेड थ्योरी की फुल वीडियो बनाया हुआ है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा फिटर ट्रेड थ्योरी, ठीक है, वो देख लेंगे आप लोग। दिया है शीट मेटल वर्क में स्टेक का क्या उपयोग है? रेस्ट ऑफ वर्क के लिए, सपोर्टिंग पीस के लिए, तेज करने के लिए, या फोल्डिंग स्पेस करने के लिए। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, देखिए जो शीट मेटल में स्टेक होता है ना, वो उसका जो कार्य होता है, उपयोग होता है सपोर्टिंग पीस, यानी कि पीस को सपोर्ट करने के लिए, सहारा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा 179 179 सोल्डर की सामग्री मटेरियल का बनाया जाता है। जो सोल्डर होता है वो किस मटेरियल का बनाया जाता है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, वेल्डिंग रॉड का, सिंथेटिक तत्व का, शुद्ध धातु या मिश्र धातु का, या गैर धातु का। तो जो सोल्डर होता है वो सामग्री कौन सा, प्योर मेटल या एलाय का इस्तेमाल करते हैं। याद रखिएगा, सोल्डर में प्योर मेटल होगा या एलाय मेटल होगा, उसी का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। 180 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, दिया है स्टील की सोल्डरिंग के लिए किस फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, रेजिन, पेस्ट। तो यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो होता है अमोनियम क्लोराइड। क्या होता है, स्टील सोल्डरिंग के लिए जो फ्लक्स इस्तेमाल किया जाता है वो है अमोनियम क्लोराइड। फ्लक्स क्या है, ये ऑक्साइड से बचाता है, धात्विक ऑक्साइड, जो हम लोग धातु की वेल्डिंग करते हैं या सोल्डरिंग करते हैं, वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया न करे, इसके लिए फ्लक्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 181 नंबर, दिया है ग्रोवर का उद्देश्य क्या है? ग्रोवर जो है, ग्रोवर उसका यूज क्या है? ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, सिम को रिलीज करने के लिए, सीवन को कंप्रेस करने के लिए, या यहाँ पे दिया है सिम को क्लोज करने के लिए, सी दिया है सिम को क्लोज करने के लिए, या डी ऑप्शन दिया है यहाँ पे सिम को ऑपरेशन के दौरान स्ट्रेच करने के लिए। तो देखिए जो ग्रोवर होता है ना, वो सिम को क्लोज और लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखिएगा। ग्रोवर क्या होता है, सिम को क्लोज और लॉक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन 182 नंबर देखेंगे, दिया हुआ है रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री क्या है? रिवेट के निर्माण के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री रबड़, कृत्रिम, हार्डन स्टील या माइल्ड स्टील। तो याद रखिएगा 182 का जो करेक्ट आंसर होता है ना, रिवेट के निर्माण के लिए जो उपयोग की जाने वाली सामग्री है वो है वेल्ड माइल्ड स्टील। ठीक है, माइल्ड स्टील करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 183 नंबर, दिया है कि एक रिवेट में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम बताना है। यहाँ पे एक्स रूप में चिन्हित भाग का नाम दिया हुआ है, इसी को आपको बताना है। ये है रिवेट, और चिन्हित क्या से किया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसको क्या कहते हैं? तो सबसे पहले जान लीजिए, इसको बोलते हैं रिवेट का हेड, इसको बोलते हैं बॉडी पूरी को, और इसको बोलते हैं टेल। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, टेल, बॉडी, हेड, डायमीटर। ठीक है, तो आप बताएंगे कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो ये पूरी हमने क्या बताया, ये पूरा बॉडी को दिखाया है। ठीक है, तो यहाँ जो करेक्ट आंसर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी बॉडी है, ये टेल है, ये हेड है। तो यहाँ पे क्या दिखाया है, ये बॉडी। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दिया हुआ है 184 नंबर का क्वेश्चन कि पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम क्या है? पिकलिंग, स्वेगिंग, या सीमिंग, या टीनिंग। ठीक है, तो पिघला हुआ शोल्डर के साथ धातु के क्षेत्र को कवर करने वाले ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इस ऑपरेशन का नाम टीनिंग कहलाता है। पिघला हुआ शोल्डर के धातु के क्षेत्र को कवर करने वाला ऑपरेशन का नाम टीनिंग कहलाता है। देखिए